नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और आप जानते हैं कि लाइव शो में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। और आज का मुद्दा बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विशेष मीटिंग, एक खास बैठक जिसे वो कहते हैं कि हर साल होती है, जिसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है। आरएसएस अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बताता है। लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है। लेकिन उनमें से जो टॉप ब्रास है, जो बिल्कुल ऊपर के लोग हैं, जो फैसला लेते हैं, टॉप लीडरशिप, वो सारे के सारे लोग कई दिन से पिछले मथुरा में थे। क्योंकि 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल, उसका नाम उन्होंने दिया है। 394 लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके सारे लोग वहां बैठे थे 25 और 26। तो 2 दिन की वो मीटिंग थी। लेकिन वो 2 दिन की मीटिंग से पहले ही, यानी लगभग पिछले शनिवार से, वहां टॉप लीडरशिप में अगर कहा जाए तो मोहन भागवत साहब, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। उसके बाद जो सेकंड लीडर है होसबोले साहब, और बाकी लोग जितने भी बड़े लोग हैं वो सब वहां जमे हुए थे। इस बीच में योगी आदित्यनाथ महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आए। भागवत साहब से उनकी ऑफिशियली मुलाकात हो चुकी है। कई लोगों ने दावा किया, गोरखपुर में जब चुनाव नतीजे आए थे लोकसभा के, उसके बाद मुलाकात हुई थी। लेकिन ऑफिशियली माना जा रहा है कि ये पहली मीटिंग थी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ महाराज की संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब के साथ। तो मोहन भागवत साहब को, जैसा सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के बराबर की सिक्योरिटी मिल गई है। परखम मथुरा जिले के अंदर ही आता है, लेकिन मथुरा शहर से कुछ दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है। वहां पर एक गौ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। वहां पर ये सारी टॉप लीडरशिप जमा थी। मथुरा को लेकर यह कहा जा रहा है, वैसे तो संघ से जुड़े हुए लोगों ने दावा किया कि ये एक रूटीन मीटिंग थी जो कि हर साल होती है और इसी तरह अलग अलग जगहों पर होती है। लेकिन कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मथुरा अब आरएसएस की नई लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला होने जा रही है। क्या ऐसा है या नहीं है, हम बात करेंगे। डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी, जो मथुरा से ही हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, भारत की राजनीति पर, आरएसएस की राजनीति पर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बहुत करीबी और पैनी निगाह रखते हैं। ये भी उस बैठक को कवरेज करने के लिए गए हुए थे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। और एक लंबा गैप हो गया है, आप आए हैं यहाँ पर। बहुत मिस कर रहे थे कैपिटल हेडलाइंस के देखने वाले आपको, और बहुत मिस कर रहे थे हम भी। लेकिन हमें मालूम है कि जो चुनाव थे हरियाणा और तमाम जगह, वहां आपकी व्यस्तताएं थी, आपने इसको कवर किया। मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क लूंगा। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि मथुरा क्या आरएसएस की प्रयोगशाला बनने जा रहा है, इसके 2-3 कारण लोग बता रहे हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका खास तौर पर विशेष लगाव है विधानसभा से लेकर, और तमाम जगहों पर वो बात कर चुके हैं मथुरा की। मथुरा का मतलब इशारों में बात की जाती है मथुरा की। जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद है, उसको लेकर बात की जाती है। पत्रकार वार्ता में भी जो 26 तारीख को हुई, होसबाले साहब ने बोला, उस पर क्लियरली बोला। लेकिन एक और मुद्दे पर जो चर्चा हुई, पहले हम उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मथुरा के मुद्दे की बात करेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी का नारा था, जन्माष्टमी के दिन उन्होंने ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये आगरा में, मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद वो आगरा गए। आगरा में एक मूर्ति का अनावरण करना था, उन्होंने ये नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। आरएसएस ने अपना रिमार्क इस पे दिया है। और तमाम इस बैठक को, 2 दिन की जो बहुत बड़ी बैठक थी, जिस पर देश भर के मीडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया की नजर थी कि आरएसएस आगे के लिए क्या एजेंडा बनाने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की स्थापना का ये 100वां साल है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान था, जिसका हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, वो ही हेडलाइन बनी है। क्योंकि जब पूछा गया ओसबाले साहब से, जो कि आरएसएस में नंबर 2 है, मोहन भागवत जी के बाद उनका ही नंबर आता है, तो उन्होंने खुलकर योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन किया। और इस बयान के समर्थन का मतलब क्या है, इसको भी हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। तो ये सारे अखबारों ने, जो मैंने आपको अखबार दिखाए,
उसकी चर्चा है। इसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, उसके बारे में भी संघ ने प्रमुखता से बात की। बात कई मुद्दों पर की, जैसा संघ हमेशा करता है। जो मेन कोर मुद्दे होते हैं उनकी बात सबसे आखिर में की जाती है। आप इशारों में समझते हैं कि आखिर आरएसएस कहना क्या चाह रहा है। ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जन भावना के साथ खड़ा है आरएसएस यानी संघ, ये बात निकल के आई है। और ये तमाम अखबारों ने इसको भी सुर्खियों में जगह दी है, हेडलाइंस में जगह दी है। होसबाले साहब बोले क्या है, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। इसके बाद डॉक्टर साहब से हम सवाल करेंगे। हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाए। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है तो हर चीज को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहाँ है तो जल्दी हो। लोग आवाज भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी देश को जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है, जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है। समाज करेगा, हम साथ हैं। हम समाज के आवाज है। हर विषय को हम करेंगे ये जरूरी नहीं है, समाज करेगा तो हम समाज के साथ हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि एक नई प्रयोगशाला मथुरा बनने जा रहा है। एक प्रयोग था अयोध्या का, और जब वहां मंदिर बन गया, मंदिर का शिलान्यास डॉक्टर साहब 22 जनवरी को हुआ, वहां मोहन भागवत साहब मौजूद थे, वहां योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी स्टेज पे मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो खैर मुख्य पूजा ही की थी। वहां मोहन भागवत साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि अयोध्या में जो हुआ वो बाकी जगह नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा, यानी आरएसएस आगे बढ़कर लीड नहीं करेगा। लेकिन प्रयोगशाला इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं, शायद लेबोरेटरी मथुरा को इसीलिए कह रहे हैं कि समाज करे। आरएसएस कह रहा है कि समाज आगे बढ़ता है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, समाज की हम आवाज है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये बात अभी हमने सुनी भी है और प्रेस वार्ता के दौरान हमारे आमने सामने की बात हो रही थी और बड़ा स्पष्ट तरीके से होसबोले जी ने अपनी बात रखी है। सारे संघ की तरफ से उन्होंने, वो सरकारवाह हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने सभी मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात रखी। जो मुद्दे इतने लंबे समय से मीडिया के बीच, आम जनता के बीच चर्चा में थे, उन पर उन्होंने एक एक करके जैसे जैसे प्रश्न आते गए अपनी बात साफ करते गए। जहां तक प्रयोगशाला का सवाल है, तो ये बात तो अब हम लोगों के सामने बिल्कुल आ जाने चाहिए कि ये जैसी भी प्रयोगशाला हो न हो, या जो भी उसका संभावित रूप हो, वो सब कुछ अयोध्या जैसा नहीं होगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और हमारे आपके बीच भी ये बात सामने है कि जो स्थितियां अयोध्या के साथ थी वो नहीं है। लेकिन एक दूसरी जो जरूरी चीज है, अयोध्या, मथुरा और काशी में, इन तीनों जो प्रमुख मंदिर हैं, तीनों जो विवादित धर्म स्थल हैं या रहे हैं, उन तीनों में मथुरा बिल्कुल अलग स्थिति में है। यहाँ पर भूमि को लेकर के, उसकी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ जिस स्थान पर शाही ईदगाह बनी हुई है वो कोई आम मस्जिद नहीं है, वो रोजाना की नमाज की मस्जिद नहीं हुआ करती थी। ये और बात है कि समय रहते अपना हक जताने के लिए एक पक्ष ने जिस तरीके से वो शाही ईदगाह थी और केवल इनके ईद के मौकों पर वहां नमाज पढ़ी जाती थी, ये हमारे सामने से लेकर के हमारे जीवन में हमने अपने आप देखा है और आपने भी महसूस किया होगा मथुरा में रहते हुए। उस समय कहीं इस प्रकार का नहीं था, शुक्रवार की भी नमाज नहीं होती थी। धीरे धीरे इन्होंने शुक्रवार की नमाज चालू की और एक स्थिति ये आई कि पिछले 25-30 सालों में तो वो तो रोजाना की हो गई। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भूमि के हिस्से पर 2.5 एकड़ हिस्से पर तकरीबन पर यह मस्जिद बनाई गई है, हिंदू पक्ष का कहना अपनी जगह है
कि दावेदारी अपनी जगह है कि ये ज़मीन हमारी है। लेकिन वास्तविक तौर पर जो कागज़ात हैं, नगर निगम में हो, चाहे कोर्ट के द्वारा पारित कोई भी किसी प्रकार का फैसला हो या दोनों पक्षों में बातचीत हुई हो, क्लियर कट है कि ये सारी जगह मंदिर पक्ष की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। और उस पर जो तथाकथित समझौता है, जिसमें अपने आप में बहुत बड़ा भेद रहा है कि वो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा संस्था के कार्यकारिणी मंडल में जो भी लोग शामिल थे, उन लोगों के द्वारा भी बिना किसी प्रकार की संस्था की अनुमति के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया और उस पर एक समझौता दोनों पक्षों के बीच में हुआ, जिस पर ये कहा गया कि चलिए आप बने रहिए जहाँ जिस स्थान पर हैं और हम वहाँ बने रहते हैं जहाँ हम अपने स्थान पर हों। लेकिन आज जो कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो वो श्री कृष्ण जन्म स्थान के ठाकुर केशव देव राय के भक्तों के द्वारा पहुंचा है। ठाकुर जी की तरफ से उन्होंने आवाज उठाई है कि हमारी भूमि, हमारे मंदिर की जगह हमें वापस की जाए, जिससे हम वहाँ अपना मंदिर निर्माण कर सकें और हमारे भगवान वहाँ विराजमान हो सकें। ये भगवान के गर्भगृह का हिस्सा है, तो छोटी बात नहीं है। यहाँ पर भूमि को लेकर के, उसके मालिकाना हक को लेकर के अयोध्या या काशी या देश के किसी भी और जगह जहाँ भी धर्म स्थलों में विवाद चल रहा है या कभी था, वैसा कोई मामला नहीं है। यहाँ ये क्लियर कट केवल जो अब मामला है वो केवल उन कागजातों के द्वारा, उन साक्ष्यों के द्वारा कोर्ट में सिद्ध किया जाना बाकी है और वो जी कार्रवाई चल रही है। और अब तो जो 1.5 दर्जन करीबन मुकदमे हैं, वो हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई करने वाली बात चल रही है। और हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो आपत्ति थी कि इन्हें ऐसे न सुना जाए, तो कोर्ट ने उसे मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। अब रह जाता है इन सब को लेकर के आरएसएस क्या कर रहा है। आरएसएस में आपने भी सुना, मैंने भी देखा, उन्होंने अपनी बात पहले भी स्पष्ट की थी। राम मंदिर का आपने उल्लेख किया, उसके शिलान्यास कह रहा हूँ, लोकार्पण के समय पर जो बात मोहन भागवत जी ने संघ की तरफ से रखी थी, वही बात आज यहाँ अभी 2 दिन पहले होसबोले जी ने सबके सामने रखी है 26 तारीख को, कि उन्होंने भी यही बात कही कि भाई हम उसमें सीधे हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम जनता के साथ हैं और जनता के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उस तरफ कोशिश कर रहे हैं और हमारा उनको पूरा समर्थन है, हम उनके पीछे हैं, जनभावना के पीछे हैं। जैसे लोग मानते हैं, हमारा भी मानना है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। तो जैसा सब मानते हैं वैसा वो भी मानते हैं और उसको वो सेकंड कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में तो हम प्रयोगशाला नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि एक प्रतीक के रूप में अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा हो, इन जगहों पर हिंदुत्व की सोच रखने वाले दलों का राजनीतिक प्रभुत्व भी रहना चाहिए। ये आमतौर पर सभी एक पक्षीय जो विचारधारा वाले लोग हैं वो सब मानते हैं और उसके पीछे प्रयास करते हैं। और इस बार सबसे बड़ी चोट लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो लगी है वो उत्तर प्रदेश से ही लगी है। उत्तर प्रदेश की सीटें अगर इतनी कम ना होती, कहाँ तो 80 की 80 सीटों की बात हो रही थी और वो केवल 33 पे रह गए, दूसरे नंबर पर आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो उसका मलाल उन्हें बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आप देख लें कि उपचुनाव जो इस समय चल रहे हैं विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतना भी रिस्क नहीं लिया है कि अपने ही एक सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष की मांग पर उन्होंने एक सीट भी उनको नहीं दी है और अब वो अपना तेवर दिखा रहे हैं, अपने तरीके से अपना दल बल बता रहे हैं कि भाई हम में कितना बल है। तो वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस समय एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और चर्चा मेरे सामने भी आई है, ये रही है, पत्रकारों में सब में रहा है, उनकी बातें सुनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने लोगों का सोचना यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मोहन भागवत से बात करने आए हैं, तो जैसा कि वहां कहा गया कि वो केवल और केवल प्रयागराज में होने वाले कुंभ में जनजातीय धार्मिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए उनको अनुरोध करने की भावना लेकर के आए हैं।
और उससे जी, भी जी, पहले बिल्कुल, ये कहा बिल्कुल कि डॉक्टर जैसे कि अखिल साहब। भारतीय बैठक यहाँ हो रही है, तो उसमें जी। वो उनका स्वागत करने के लिए पधारे थे यहाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आरएसएस जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा अपने आप को क्लेम करते हैं, दुनिया के स्वयंसेवी संस्थान है और ये बताते हैं कि हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, हम तो समाज की समरसता के लिए काम करते हैं, सभी वर्गों को जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो कहना क्या, करना क्या, ये 2 चीज़ें हैं, वो संकेतों में कहते हैं बातों को, वो कहते हैं कि राजनीति भी ऐसे हाथों में होनी चाहिए जो देश को आगे ले जाएँ। एक ये कहने की बात है और आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार इसको दोहराना पड़ता है कि वो पूरा जो 13 एकड़ का इलाका है उस पर हिंदू पक्ष का ही अधिकार है, बल्कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जैसे टैक्सेस भी लंबे बिल्कुल। समय से वही भरते रहे हैं। और इरफान हबीब जैसे सम्मानित इतिहासकार इस बात को भी बड़ा क्लियरली कई बार ऑन रिकॉर्ड आकर कह चुके हैं कि जो मस्जिद बनी है वहां पर वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और इसके प्रमाण है। मतलब ऐसी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये ऐसा नहीं है। दिक्कत जो प्रयोगशाला वाली बात है वो किस लिए की जा रही है, जो आपने जोड़ा, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चोट समाजवादी पार्टी की ओर से मिली। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर यादव परिवार का वहां दबदबा है, भगवान श्री कृष्ण यादवेंद्र है, यदुवंशी माने जाते हैं, और जितने भी यादव वंशी लोग हैं तमाम लोग, सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान उनके पूर्वज हैं या वो उनके वंशज हैं। और इष्ट तो वो सभी के हैं, मेरे आपके सभी के इष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान। वो किसी भी धर्म के लोग हों, कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह आपको मिल जाते हैं। हाँ, दुनिया लेकिन जो के उनके एलिमेंट हैं, जो उनके वंशज हैं, वो कौन है, और जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो क्या है। तो ये एक ऐसी चीज है, जब मथुरा का मुद्दा बड़ा होता है, जब मथुरा में आप किस पक्ष को चुनेंगे, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी किस पक्ष को चुनेगी, उनके लिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बार बार नारा दिया गया, मैंने योगी आदित्यनाथ जी वाली जो हेडलाइन बनी है डॉक्टर साहब, जो मैंने उसको दिखाया, ये सारे लोगों ने, सारे अखबारों ने, प्रमुख अखबारों ने इस हेडलाइन को दिया है। और ये कहीं ना कहीं जाकर दूसरी हेडलाइन जो बनती है वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बनती है, और उसको भी संकेतों में कहा है आरएसएस ने कि अगर समाज की आवाज होगी तो हम समाज की आवाज हैं। तो इस लिहाज से मैं देख रहा था कि एक नया एक्सपेरिमेंट जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जो उनका वोट बैंक माना जाता है, समाजवादी पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति हो सकती है अगर मथुरा प्रयोगशाला बनती है, मथुरा आगे बढ़ती है। और ये टाइमिंग भी उपचुनाव की, जैसा आपने जिक्र किया, वो ऐसी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, चाहे खैर हो, मीरापुर हो, गाजियाबाद है। यह माना जा रहा है कि वहां पर ज्यादा लड़ाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो खैर और गाजियाबाद में लड़ने के डर से ही चुनाव से हट गई, ऐसा कई लोग दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक ट्रिकी सिचुएशन नहीं होगी अगर मथुरा का मुद्दा आगे बढ़ता है। और जैसा आरएसएस ने कहा है कि समाज इसको बढ़ाएगा, आरएसएस कभी भी कह सकता है ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये तो समाज कर रहा है, तो समाज के खिलाफ कौन जाना चाहेगा। देखिए, आपने जो एक और बात इससे पहले कही थी कि आरएसएस कहता है कि हम राजनीतिक दल नहीं है, हम राजनीतिक लक्ष्य को लेकर बात नहीं करते, हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं चलते। ये सामने सामने तो चीज समझ में आती है, लेकिन मुझे यहाँ एक प्लेटो का, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वक्तव्य है, दार्शनिक होने के नाते उन्होंने इस तरीके से कहा था कि कोई भी तो तंत्र शासक रूप से है, उसके सोच के बिना हम उस समाज में नहीं रह सकते। क्योंकि अगर कोई राजनीति से बिल्कुल विलग व्यक्ति है, किसी भी देश की राजनीति से, उस देश का नागरिक या उस देश में आने वाला प्रवासी भी किसी भी देश का हो, उससे अछूता नहीं रह सकता। वो स्थिति अगर वहाँ पर कुछ भी कानून या व्यवस्था बिगड़ती है, बनती है, अच्छा माहौल मिलता है, गलत माहौल मिलता है, वहाँ जो सोच जनता की चल रही है, वहाँ जो सोच शासक वर्ग की चल रही है, उससे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो निश्चित रूप से समाज के परिवर्तन के लिए कोई संस्था काम कर रही है, कोई संगठन काम कर रहा है, चाहे वो 100 वर्ष से कर रहा हो या 2 वर्ष से कर रहा हो, वहाँ की राजनीति से विलग नहीं रह सकता।
और यही चीज है सबके समझ में आती है कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ के कार्यकर्ताओं का वो नेटवर्क है जिसने भारतीय जनता पार्टी को माइक्रो मैनेजमेंट की ताकत दी है और जिसके बूते पे आज वो कह रहे हैं कि लगातार ये तीसरी जीत है। लगातार तीसरी जीत कैसे हो गई? क्योंकि दूसरे चुनाव में तो इससे 5 वर्ष पहले के चुनाव में उनको तो बहुमत मिला ही नहीं था। ये तो उन्होंने जोड़ गांठ के अपनी सरकार बना ली थी। तो लगातार तीसरी बार सरकार बनाई जरूर है, लेकिन वो पिछली बार तो उस स्थिति में नहीं थे। और जबकि आज तो सबका आंकलन, हर राजनीतिक गुरु का आंकलन, हर राजनीतिक समीक्षक का आंकलन ये था कि कांग्रेस आराम से आ रही है। और यही जो सोच है, ये कांग्रेस ने भी सोच लिया आराम से और वो उस तरीके से काम करने लगे। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो भिड़ किससे रहे हैं। तो संघ को छोड़ भी दें तो भी भाजपा के लेवल पर आज कितनी सूक्ष्मता से कोई भी तैयारी चुनाव की जाती है। वो हर चुनाव को मुख्य चुनाव मान करके काम करते हैं और यही उनकी विजय का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वो हर संभव प्रयत्न करते हैं कि इतना बड़ा करोड़ों कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और बिना किसी प्रकट की इच्छा के और हमारे साथ आ जाए तो ये कोई गलत बात तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। तो इसलिए संघ और भाजपा का रिश्ता अपने आप बना रहता है। एक छोटी सी बात और करता हूं कि जब ये सब प्रेस वार्ता हो रही थी तब होसबोले जी ने भाजपा और उनके बीच, संघ के बीच खींचतान के एक सवाल पर बात कही है अपनी। वो बात ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी कोई खींचतान भाजपा से नहीं है और हमसे हमारी किसी से, क्योंकि हम अपेक्षा नहीं रखते तो इसीलिए हमारे को किसी के कहे सुने का कोई मोल नहीं रहता, कोई हमारे ऊपर मन में उसका विकार नहीं रहता। ये बात सही है। उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा, हम दूसरे दलों से भी कोई हम इस तरीके की बात नहीं रखते, खिंचे हुए नहीं रहते, हम सभी दलों से मिलते हैं। हम तो कांग्रेस वाले लोगों से भी बात करते हैं, हम उद्योगपतियों से भी बात करते हैं, किसानों से भी बात करते हैं। तो देश हित में जिससे भी बात करनी पड़े हम सबसे बात करते हैं। लेकिन एक जो बात उन्होंने कही है वो चीज उनको उनके और भाजपा के संबंध, उनके और कांग्रेस के संबंध या किसी अन्य दल के संबंध के साथ अपने आप अलग कर देती है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें वो ये कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। और उस पर उनका कटाक्ष ये था कि भाई वो हमसे तो बात करते ही नहीं है जब मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। तो यानी वो अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस उनसे खुद प्रयास करे, बात करे। तो जहां बात वो आ जाती है कि भाजपा से संबंध उनका क्यों है, कैसा है और अन्य दलों से कैसा है, तो ये चीज साफ हो जाती है कि राजनीति को तो हर एक को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। इसमें कोई, मैं समझता हूँ, गलत भी नहीं है। जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो उद्देश्य उनके साफ सामने हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, राजनीति में थोड़ी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना तो है भाई नहीं। और मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि राजनीति से लेना देना है और लोगों को मासूम समझना अच्छी बात है। मतलब लोग आपके इशारे भी ना समझें, ये समझना भी बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आप और जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नाम आरएसएस का लेते हैं, तो वो रीच आउट क्यों करेंगे? ये बड़प्पन जो है जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जैसे नेता दिखा सकते थे जो जरूरत पड़ने पर रीच आउट कर सके, या नरसिंह राव दिखा सकते थे जो जरूरत पड़ने पर रीच आउट कर सकते थे। इसके लिए भी एक बड़ा विजन करना होगा। आप रीच आउट कर सकें, इनविटेशन के बाद रीच आउट कर सकें, आप गुलदस्ते फूल ही भेज दें, हालचाल ही पूछ लें, इतना तो किया ही जा सकता है। लेकिन आरएसएस से पूछना यह भी चाहिए कि आप कांग्रेस में अपने स्वयं सेवकों को क्यों नहीं भेजते? क्योंकि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शायद ही इक्का दुक्का योगी आदित्यनाथ जी को आप कह सकते हैं जो बड़े स्तर पर हैं, या हिमंता बिश्व शर्मा हो सकते हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। बाकी तो जो लोग भी टॉप पर बैठे हैं वो गर्व से अपने आप को स्वयं सेवक ही बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, बस क्योंकि लंबा समय हो गया है आपका, लेकिन फिर भी एक चीज और मैं समझना चाहूंगा जिसको लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी भी है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जब मुलाकात होती है तो उस मुलाकात को साधारण चश्मे से नहीं देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि
आरएसएस नाराज था लोकसभा चुनाव के दौरान। ये आरएसएस के नेताओं ने जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं की। हरियाणा में उन्होंने भरपाई करके दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। 16,000 मीटिंगें वहां पर की स्वयंसेवकों ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में, और अब 75,000 करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होगा इस नतीजे के बारे में, जैसे हरियाणा में पहले से ही ढोल पीटा जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। किसी और की बात क्या करें, हमने आपने भी जब भी चर्चा की तो हमने कांग्रेस को आगे बताया था। हालांकि वोटिंग परसेंटेज दोनों पार्टियों का बराबर रहा, लेकिन बीजेपी ने वहां मेहनत की कि सीटों में वो ज्यादा कन्वर्ट हो गया। अभी महाराष्ट्र में क्या होगा, लोग बहुत दावे करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कुछ दिनों के पहले महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है, और शरद पवार को भी चाणक्य कहा जाता है, कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। दावे नहीं कर रहे हैं, दावे नहीं कर रहे हैं कुछ भी। वहां क्या होगा नतीजा, ये लोग चुप साध के बैठे हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही दावे कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत दावे किए गए। पहले अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के पहले ही दावा किया कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है बीजेपी की तो योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी में नतीजे खराब हुए, तो उसके बाद लगातार जो भी प्रमुख मीडिया चैनल थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सवाल कम पूछे। योगी आदित्यनाथ साहब को कब हटाया जा सकता है, इस पर हजारों घंटे के प्रोग्राम बना दिए। उस समय खबर आई कि मोहन भागवत साहब ने एक अभयदान दिया हुआ है योगी आदित्यनाथ महाराज को, और ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद उपचुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि आरएसएस लगेगा, और एक तरीके से ये एक अभयदान जैसी स्थिति ही है। क्योंकि लोग बता रहे हैं वो जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत मुस्कुराते हुए आए। हालांकि फॉर्मेलिटी में ये बताया गया कि वो स्वागत करने गए थे, वो कुंभ के बारे में बात करने गए थे, लेकिन इतने बड़े नेता तो कुंभ के बारे में इस तरह से जरूरत होगी तो लोग आपस में आसपास जाकर भी बात कर सकते हैं। अभी तो सामने उपचुनाव है, तो क्या उपचुनाव पर बात नहीं होगी, क्या उनकी कुर्सी को सुरक्षित रखने की नहीं, बात नहीं बिल्कुल, होगी? बिल्कुल, बिल्कुल रही। जी, आप क्या देखते हैं, कैसे इस मुलाकात पर मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं वो है, और जहाँ तक आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर ज़्यादा सवाल उठे थे, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है, उस समय इस उठापटक की ऊहापोह में ज़रूर रहा है, और जिस तरीके से केशव देव को बार-बार बुला करके अहमियत दी जा रही थी, तो क्या केशव देव को पिछड़ा होने के नाते वो पिछड़ा वर्ग का एक नेता समझते हैं, या पिछड़ा वर्ग का कोई भी समाज उनके पीछे चल सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिसमें सही से आंकलन तो भारतीय जनता पार्टी को ही करना पड़ेगा। अगर वो योगी और उनमें से किसी को चुनने की स्थिति में होते हैं तब। लेकिन ये आपको भी मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा, जिस तरीके से भी येन केन प्रकरण योगी आदित्यनाथ ने अपनी फील्डिंग जमाई, उससे निश्चित तौर पर उनको पैर पीछे खींचने पड़े, और खास तौर से हमें एक मोटा-मोटा यह सामने दिख रहा है कि 2 महीने जो सवाल उन्होंने बांग्लादेश में होने वाली हिंदुओं के प्रति ज्यादती को लेकर के ये कहा सवाल उठाया था, आगरा में जो सवाल उठाया था उसकी भूमिका वो मथुरा में बना चुके थे रात को, और दूसरे दिन सवेरे जब वहां पहुंचते हैं आगरा में तो वो सीधे सीधे कह देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस मूल मंत्र को पूरी पार्टी ने नहीं, पार्टी के जो मुखिया हैं बड़े से बड़े, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज हर जगह खुद इस बात को दोहराते घूम रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में जाए या कहीं हरियाणा में उन्होंने चुनावी सभाएं की हों। तो इन बातों को वो खुद जब मान रहे हैं, मोदी के उठाए हुए कदम पे कदम रख रख के चल रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को किसी प्रकार का इस समय कुर्सी का खतरा हो सकता है। और जब आप भी मान रहे हैं कि इस बैठक में कहीं न कहीं इस प्रकार के भी निहितार्थ अपने आप में शामिल हैं कि उनको अभयदान संघ की ओर से मिल गया है, और उनकी तो विचारधारा अपने आप में हिंदुत्व वाली रही है। गोरखनाथ के शिष्य होने के नाते, उस संप्रदाय के होने के नाते वो पहले भी हिंदुत्व को लेकर के बड़े मुखर रहे हैं, और उन्होंने आसपास के इलाकों में अपनी पहचान भी शुरुआत में इसी तरीके से बनाई थी।
भले ही महंत अवैधनाथ जी के शिष्य होने के नाते उन्हें सांसदी तो उनके कहना चाहिए शिष्यत्व मिल ही गई उनके बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने 20 साल सांसदी जैसे की है, 5 बार सांसद रहे हैं और अब लगातार 7 साल से 8 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेश के, तो कुछ वजन तो वो भी रखते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वजन रखते हैं, और जिस तरह से आरएसएस ने एंडोर्स किया है उनके ही बयान को, और तमाम अखबारों की हमने हेडलाइंस आपको दिखाई कि बटेंगे तो कटेंगे पर ही आरएसएस ने फोकस किया। आखिरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे उन्होंने कई उठाए। डॉक्टर साहब खुद वहां थे, मौजूद थे। इन्हें नहीं लगता कि मथुरा कोई प्रयोगशाला होने जा रही है आरएसएस की, लेकिन तमाम लोग, डॉक्टर साहब सवाल तो ये उठा ही रहे हैं, पर आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरा विस्तार के साथ बताने के लिए। फिर किसी मुद्दे पर डॉक्टर साहब हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। चुनावी चर्चा आपके साथ जब होती है तो बड़ी सारगर्भित होती है, देखने वालों को भी पसंद आती है, और सभी देखने वाले जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आप हमें देखते ही नहीं है, हमें कमेंट भी करके अपनी राय बताते हैं और हमारे प्रोग्राम शेयर करते हैं। आप सभी का भी हम दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह आपको थैंक यू कहा जाए ये समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे दिल से अपना आभार समझिए। आपके लिए बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।